है थोड़ा सा पहले ये समझ लें क्या पढ़ना है आपको. Okay, let me take you to the whiteboard. So when you're preparing for science and tech as a section for UPSC, प्रीलिम्स के अंदर इसमें बड़े टेक्निकल से क्वेश्चंस आते हैं, कई बार पॉलिसी रिलेटेड आते हैं, कई बार टेक्निकल एस्पेक्ट पे आते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स में हमें मिलेंगे. मेंस के अंदर साइंस एंड टेक के सेक्शन में से वी फाइंड एटलीस्ट 3 to 5 क्वेश्चंस, but they are generally policy related. So whenever we are studying science and technology, UPSC के एस्पेक्ट से, तो दो एंगल्स पे ध्यान देना होता है सबसे जरूरी. एक तो है पॉलिसी एस्पेक्ट कि इंडिया में उस या इंटरनेशनल लेवल पे उस चीज को लेके गवर्नमेंट क्या कर रही है या क्या करना चाहती है. और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो उसका टेक्निकल एस्पेक्ट है. जैसे कल हमने थोड़े से क्वेश्चंस देखे थे पिछली बार कि यूपीएससी में जो आ रखे हैं, तो बिस्फेनोलिक एसिड जैसे आपके प्लास्टिक पे लिखा है बीपीए फ्री, या शैम्पू की बॉटल पे लिखा होता है कि ट्राइक्लोसान एक वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स है. तो ऐसी चीजें हैं जो टेक्निकल या जनरल अवेयरनेस के साथ एसोसिएटेड है. कई बार हम इतने टेक्निकली तो चीजों को नहीं समझ पाते, लेकिन जनरल अवेयरनेस हमें होनी चाहिए. तो ये एक एस्पेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर. अब एज फार एज हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं साइंस एंड टेक के अंदर, तो थोड़ी सी उस पर भी नजर मार लेते हैं. एक तो है बेसिक साइंस, जो एवरीडे साइंस जिसको बोल देते हैं, जो हमारा एक कोर कंसर्न एरिया है. बेसिक साइंस के अंदर हमें डील किस चीजों से करना होता है. सो देर आर सर्टेन टॉपिक्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी which you study up to +1 NCERT level. So those certain topics, selected topics have to be done from here. Now, this is the most basic but yet sometimes the most challenging task. जो बच्चे आर्ट स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उनको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग सकता है, बट इन एनी केस फॉर देम दी सिल्वर लाइनिंग इज दिस कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में अब इसकी प्रोपोर्शनैलिटी बहुत कम है. प्रोपोर्शनैलिटी इसकी इस वजह से कम हो गई है क्योंकि करंट अफेयर्स के थ्रू जो चीजें न्यूज में हैं, सिर्फ वही यूपीएससी एग्जाम में पूछता है. बहुत ज्यादा वो डीप बुक बेस्ड लर्निंग आपको प्रोत्साहित नहीं करता, जो पेपर का प्रेजेंट पैटर्न है कि आप पूरी एनसीईआरटीज रट्टा मार के चलिए. दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. जो न्यूज में होंगी चीजें, जो आम जनता के समझ आएंगी, वही आपको चाहिए. फिर इसके अंदर जो अलग से कुछ टॉपिक्स हैं, सो दे आर स्पेस, आप साथ साथ में लिखते जाइए. देन देर इज एनर्जी, देन देर इज डिफेंस, देन देर इज टेक्नोलॉजी. Now when I say technology, there are various aspects to technology which are there in the part and parcel of your topic. So there is biotechnology, then there is nanotechnology, okay, then there is information technology, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो ये तीन है. ठीक है. फिर अगर टेक्नोलॉजी से आगे चला जाए तो देन देयर इज न्यूक्लियर. सो न्यूक्लियर फील्ड के साथ स्टैब्लिश्ड सारी ही चीजें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एस्पेक्ट भी, फिशन और फ्यूजन, एंड देन न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. तो ये एक अलग से टॉपिक है. वैसे न्यूक्लियर का जो पार्ट एंड पार्सल है वो एनर्जी के साथ ही आ जाता है. देन देयर आर अदर टॉपिक्स सच एज योर applied science. ओके. सो ये कुल मिला के जनरलाइज्ड टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं साइंस के एस्पेक्ट के अंदर. अब हमने जब इनको डिस्कस करना है तो एक एक करके हम टॉपिक लेते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन द फर्स्ट टॉपिक एज एनर्जी. ओके. अब एनर्जी के अंदर हमें लाइक आई सेड दो चीजें समझनी है. पहला एस्पेक्ट है पॉलिसी का, और दूसरा एस्पेक्ट है बेसिक साइंस के साथ रिलेटेड या जनरल अवेयरनेस के साथ रिलेटेड. ओके. दोनों चीजें ही हमारे पेपर में हमें चाहिए. जो बेसिक साइंस और जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं, ये आपको
प्रीलिम्स के लिए ज्यादा काम आते हैं, जो पॉलिसी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं वो मेंस के लिए ज्यादा काम आते हैं। सुमेधा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपका माइक ऑन है। सॉरी सर। ओके, बाय मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो पॉलिसी के साथ रिलेटेड आपका आज का लेक्चर है, जहां पे हमने पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि इंडिया में एनर्जी सिनेरियो है कैसा, वन। देन जब हम एनर्जी को देखते हैं तो किस तरह से देखा जाए, तो आप एक चीज समझ पाएंगे कि हमारे पास एनर्जी में एक तो रिन्यूएबल एस्पेक्ट है और एक हम उसको नॉन रिन्यूएबल, दो तरह से हम पॉलिसी के लेवल पे एनर्जी को देख रहे हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का वो सीधा सा मतलब है कि आप किसी ऐसी सोर्स से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो एक तरह से फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, टाइम टू टाइम आप उसको रिक्रिएट कर पाएंगे, जैसे सोलर एनर्जी है। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बने हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स अंडर द अर्थ, अंडर द प्रेशर, सो दे हैव बीन क्रिएटेड, मे बी नेचुरल गैस, मे बी पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल एंड सो ऑन, तो वो नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल के अंदर फिर अलग अलग सेगमेंट्स हैं। सो देयर इज अ सोलर एनर्जी, देयर इज विंड एनर्जी, जिनके ऊपर हमारा सबसे ज्यादा आप कह लीजिए फोकस एरिया है। देन देयर इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड अदर्स। सो इनमें से सबसे ज्यादा फोकस आज इंडिया का सोलर एनर्जी के ऊपर है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी भी रिन्यूएबल सेगमेंट में आती है apart from all this, but these are the three major. Nuclear energy in India is a field of research, but as far as the overall energy matrix, it is hardly 1% of the total energy that we are producing through nuclear energy. नॉन रिन्यूएबल के अंदर हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं एसेंशियली। इन फॉसिल फ्यूल्स के अंदर अब ज्यादातर इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो सिनेरियो कैसा है थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल्स में जो सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट है अगर एनर्जी के स्पेक्ट्रम से देखा जाए, तो वो है नेचर। नाउ बाय नेचर some areas in the world map are endowed with the fossil fuel resources and some areas are not. So India falls in the second category, जहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स के रिजर्व्स नहीं है, जिसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके रिजर्व्स नहीं है। हमारे पास कोल के रिजर्व ठीक ठाक है, तो उसके बेसिस पे हम थोड़ी बहुत एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस के ठीक ठाक थोड़े से रिजर्व्स हैं, बट फॉसिल फ्यूल जो क्रूड ऑयल है उसकी हमारे पास रिजर्व्स नामात्र हैं। अगर हम सिर्फ अपने फॉसिल फ्यूल ही यूज करें और वर्ल्ड से इंपोर्ट ना करें, तो 20 साल के अंदर अंदर जितने हैं वो खत्म हो जाएंगे। इस तरह की सिचुएशन है। जो रिन्यूएबल है, इनका जो मेजर डिटर्मिनेंट है दैट इज टेक्नोलॉजी। इनकी डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी किसी कंट्री में डेवलप कर लेंगे, उतना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को आप बेटर एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे, उतनी ही एफिशिएंसी आपकी प्रोडक्शन की ज्यादा आएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन टेक्नोलॉजी के केस में भी इंडिया थोड़ा सा अभी पिछड़ा हुआ है, हमारी डिपेंडेंस ज्यादा है। इनोवेशन तो है, लेकिन स्टिल हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर रिलाई करते हैं बहुत सारी चीजों के। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोलर एनर्जी है, तो उसके जो पैनल्स आते हैं, सोलर पैनल्स, वो आज भी हम चाइना से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, फ्रांस से इंपोर्ट करते हैं। विंड एनर्जी है, तो जो विंड टर्बाइंस बनते हैं वो इंडिया में कम बनते हैं, बाहर से इंपोर्ट होते हैं। इनके अंदर की मशीनरी बाहर से इंपोर्ट होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी टू एन एक्सटेंट हम इंडिया में काम कर पाते हैं, लेकिन इनकी मेंटेनेंस, इनकी जियो इंजीनियरिंग हमारे लिए मुसीबत है। तो अभी आपने जैसे चमोली के अंदर डिजास्टर देखा, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स अपने आप में थोड़ा सा ज्योग्राफिकली भी मुश्किल होते हैं क्रिएट करना और फिर सस्टेन करना, क्योंकि जहां पे डैम बनाओगे वहां पे आसपास अर्थक्वेक आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। जो अर्थ का नॉर्मल बैलेंस है नेचुरल वेट का, कि एक जमीन के ऊपर कितना वेट पड़ना चाहिए डाउनवर्ड, और वो कितना फोर्स अपवर्ड एक्सर्ट करेगा, जब हम डैम बनाते टाइम एक जगह पे बहुत सारा पानी खड़ा कर देते हैं, तो जो डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्सेस का ये बैलेंस है, इसको बोलते हैं आइसोस्टेसी, ये डिस्टर्ब हो जाता है अर्थ का, और इसकी वजह से अर्थ को एक साथ है जहां जहां पे डैम्स क्रिएटेड होते हैं। ठीक है, खैर चलिए अब हम जरा प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं, जो मैंने आज आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर की है। तो आई थिंक वन ऑफ द स्टूडेंट्स डज नॉट हैव इट,
So you will get it. Okay. ठीक है, चलिए. Let me take you to the presentation. Have you been able to see the PDF at least? Yes, sir. Okay. So even if you haven't, doesn't matter because here it is. Okay. Visible? Yes, sir. Okay. So थोड़ा सा एनर्जी का पॉलिसी एंगल समझने से पहले इसकी यूटिलिटी एंगल देखिए. So history of human evolution rests on the availability and use of energy. जैसे जैसे हम एक फायर सबसे पहले यूज कर पाए, फिर एनिमल पावर यूज कर पाए और इसके बेसिस पे थोड़ी सी अपनी लाइफ इंप्रूव की. फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वी वर एबल टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड नाउ क्लीनर सस्टेनेबल फ्यूल्स फॉर मल्टीपर्पसेस लाइक लेट्स से इंडस्ट्री की डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट, बहुत सारी डेवलपमेंट है जो एनर्जी के बेसिस पे खड़ी है. ठीक है. तो ओवरऑल हमारी जो भी एवोल्यूशन आगे फ्यूचर में भी होगी वो भी एनर्जी के बेसिस पे होगी. आज अगर एनर्जी ना हो तो हाउ कैन आई कंडक्ट दिस क्लास? इवन दैट विल नॉट बी फिजिबल. सो इवन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन और यू ट्राइंग टू क्रिएट एनीथिंग इन इंडस्ट्री सो रिलाइज अपॉन एनर्जी. अब इसी एनर्जी को सस्टेनेबल बनाना, इसी एनर्जी को सफिशिएंट बनाना, ये दो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स बन जाते हैं आज के सिनेरियो में. सो सफिशिएंसी, जितनी जरूरत है उतनी एनर्जी हो, एंड सस्टेनेबिलिटी, ये दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं जब भी एनर्जी को लेके बात होगी. तो जितनी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जितनी अपॉर्चुनिटी हम ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहेंगे, उस हिसाब से हमें सफिशिएंट एनर्जी चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं, आपको समझ आएगा. इंडिया में आयरन ओर के रिजर्व्स बहुत जबरदस्त है. ठीक है. पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया स्टील जो है वो चाइना से इंपोर्ट करता है, जो कि इवेंचुअली आयरन ओर से ही बन रहा है. Very high iron ore reserves, yet India is a steel importer. Why? Because converting iron into steel requires energy. And since India is not having sufficient amount of energy, therefore we are not able to produce as much steel जितना हमें country में जरूरत है. China, on the other hand, iron ore के reserve नामात्र हैं. वो इंडिया से आयरन ओर इंपोर्ट करता है और उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट स्टील इंडिया को एक्सपोर्ट करता है. अब आप समझ लीजिए कि आयरन ओर तो आ जाएगा आपके पास टू एन एक्सटेंट 10 रुपीज पर केजी, और जब आप स्टील मंगवाएंगे वो आपको पड़ेगा 150 रुपीज पर केजी. तो आपने 1 किलो आयरन ओर बेचा और 1 किलो स्टील खरीदा. अल्टीमेटली भारत का नुकसान कितना हुआ? 140 रुपए पर केजी. जस्ट अ रफ फिगर, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स आर वर्किंग. ठीक है. तो अगर यही स्थिति रही तो फिर बहुत नुकसान होगा. इसलिए इंडिया को सफिशिएंसी, जितनी जरूरत है उतनी एनर्जी इंडिया के पास होनी चाहिए, ताकि जो हम में कैपेबिलिटी है, आयरन ओर तो हमारे पास पड़ा है, हम उसको भी स्टील में नहीं बना पा रहे, उसको भी ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे. क्यों? एनर्जी सफिशिएंसी नहीं है. और चाइना में एनर्जी सरप्लस है, उनको जितनी बिजली चाहिए उससे 2.5 गुना ज्यादा बिजली बनाता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया को जितनी चाहिए उतनी भी नहीं बना पाता. Okay, next. So some technical aspects are there whenever you are considering energy, and these technical aspects are required in means answer writing. So first, energy resources. इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है all non-renewable energy resources of both inorganic and organic origins discovered in the Earth's crust in solid, liquid, and gaseous forms. तो नॉन रिन्यूएबल की ही बात हो रही है, रिन्यूएबल की बात नहीं हो रही. पहले तो ये ध्यान रखना है. ठीक है. चाहे वो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक फॉर्म में कैसे भी अवेलेबल हो, इन द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म. जैसे सॉलिड फॉर्म में हमारे पास कार्बन है, कोल. लिक्विड फॉर्म के अंदर वी हैव क्रूड ऑयल. गैसियस फॉर्म में वी हैव नेचुरल गैस. सो ऑल दीज आर वेरियस
एनर्जी रिसोर्सेस। तो जब भी कभी किसी कंट्री की एनर्जी रिसोर्सेस की बात करें या सिंपली एक टर्म यूज हो एनर्जी रिसोर्सेस, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन रिन्यूएबल का एस्पेक्ट होता है, रिन्यूएबल का एस्पेक्ट नहीं होता। प्रीलिम्स के अंदर इस चीज का ध्यान रखना, और जब मेंस में यूज करोगे तब भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए एनर्जी रिजर्व्स। तो किसी कंट्री की एनर्जी रिजर्व्स, उसमें क्या क्या चीजें, सो दे आर पार्ट ऑफ द रिसोर्सेस, इन्हीं रिसोर्स का एक पार्ट है दैट based on technical, economic and other relevant considerations such as environment could be recovered for which extraction is justified to some extent। कहने का मतलब, अब लेट्स से इंडिया के अंदर हमारे पास हम कहें कि भाई पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं या क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं, लेकिन इनको एक्सट्रैक्ट करना अपने आप में पहले तो टेक्निकली फिजिबल होना चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी हो जिसके बेसिस पे हम इसको निकाल पाए धरती से। दूसरा, जो इस टेक्नोलॉजी पे और निकालने पे खर्चा आएगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि निकालने में खर्च ज्यादा आ गया और उतना निकला है नहीं। फिर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होना चाहिए, ये ना हो कि जो निकला अल्टीमेटली उसमें एनर्जी ज्यादा खप गई एज कंपेयर टू जब उसको यूज करेंगे तो एनवायरनमेंट के लिए भी खतरा है। और इवेंचुअली, अब जैसे क्रूड ऑयल है फॉर एग्जांपल, क्रूड ऑयल में कई तरह की क्वालिटीज हैं। एक में हाई सल्फर कंटेंट होता है, हाई सल्फर कंटेंट होने की वजह से वो ज्यादा पोल्यूशन कॉज करता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड से फिर आगे जाके जब बारिश होती है तो फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनने के चांसेस रहते हैं। दैट इज वन ऑफ द एरियाज। सो हम अवॉइड करते हैं कि ऐसा ना हो। इसी तरह से हाई लेड कंटेंट होता है, वो भी एक पोल्यूटेंट है, तो लेड के ऑक्साइड्स बन जाते हैं जो कि अल्टीमेटली पोल्यूशन कॉज करते हैं। सो इसी तरह से हाई नाइट्रोजन कंटेंट्स होते हैं, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और डाइऑक्साइड्स, ट्राइऑक्साइड्स अलग अलग बन जाते हैं जो अल्टीमेटली पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम बीइंग देयर इन क्रूड ऑयल। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। ठीक है, तो एनर्जी रिजर्व्स में वो चीज आएगी जिसको हम टेक्निकली, इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली जस्टिफाई करके यूज कर पाए। तीनों एस्पेक्ट होने चाहिए। सिर्फ होना किसी कंट्री में क्रूड ऑयल, कोल एक्सेट्रा अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, तीन एस्पेक्ट चाहिए, तभी जाके हम उसको मानेंगे कि हाँ ये वाकई में एक वायबल एनर्जी रिजर्व है या नहीं। ठीक है, तीन तरह से वायबिलिटी चेक होती है, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल। ओके, आगे देखिए। अब जितने भी एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली उसके लिए एक बेसिक डेफिनेशन है। सो दिस रेफर्स टू प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिवली और मेनली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी प्रोडक्ट्स उनको कहा जाता है, जैसे और गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, कोल इज एन एनर्जी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल इज एन एनर्जी प्रोडक्ट, सो और बायोफ्यूल इज अ एनर्जी प्रोडक्ट, CNG is an energy product. So they are particularly used to derive energy. So that's why we are calling them energy products. Energy can be in any form. It can be heat. It can be electricity. Okay. So any way you want to utilize that energy, you can convert it. Okay. अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस ऑन एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, IRES, ये कुछ रिकमेंडेशंस क्रिएट की गई हैं। सो बेसिकली द यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन जो यूनाइटेड नेशंस का है, at its 42nd session adopted IRES as a statistical standard and encouraged its implementation in all countries। कहीं पे भी किसी भी कंट्री में जब एनर्जी रिसोर्सेज देखने हो कि कितने हैं, तो ये IRES के स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स यूज करके देखे जाते हैं कि भाई इनके पास ये वाले जस्टिफाइबल एंगल्स के बेसिस पे इतने कोल, इतना क्रूड ऑयल, इतनी नेचुरल गैस एंड सो ऑन, वो सारे रिजर्व्स हैं। So it provides a comprehensive methodological framework for collection, compilation, and dissemination of energy statistics in all countries irrespective of the level of development in their statistical system। हम जैसे बताना चाहें कि इंडिया में हम कोल से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो बताने का तरीका क्या होगा, किस तरह से डेटा कंपाइल किया जाएगा,
उन सब के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो IRES के अंदर दी गई, और उसको बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन है? UN स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो ये प्रीलिम्स के एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब 2011 में ये जो डायरेक्शंस दी गई, इनके हिसाब से अलग अलग जो कैटेगरीज हैं एनर्जी प्रोडक्ट्स की, वो कौन कौन सी होती, और ये प्रीलिम्स के लिए आपको चाहिए। तो वो पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एनर्जी प्रोडक्ट्स एज पर IRES 2011 रिकमेंडेशंस। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। तो देयर इज सॉलिड फॉसिल फ्यूल, फॉर एग्जांपल कार्बन और कोल। देयर इज लिक्विड फॉसिल फ्यूल, फॉर एग्जांपल oil. Then there are biofuels. Then there are gases, for example, compressed natural gas, CNG. और then there are wastes, तो bio wastes कोई भी हो जिसको आप जला सको. There is fuel wood, लकड़ी, charcoal, इसी से बन रहा है. There is electricity, heat. So these are the major energy products. ठीक है. अब ultimately इनकी measurement के लिए आपको क्या-क्या basic usage होती है. See, one of the major unit for measurement of energy is joules. Okay, don't call it joules, it is joules. Now, ultimately, this joules are a bit, difficult to measure. So we use another unit that is called watt. Okay, so we can use it megawatt like this. Okay, another unit for energy is calorie. तो जब तो हमने फूड के कंटेक्स्ट में बात करना होता है एनर्जी का, तो हम बोल देते हैं कैलोरीज। जब हमने गैसेस के कंटेक्स्ट में बात करनी होती है तो आमतौर पे हम बात करते हैं जूल्स। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी के कंटेक्स्ट में बात करनी होती है तो हम बात कर लेते हैं वॉट्स। इस तरह से अलग अलग यूनिट है, सारी इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, वो जब हम बेसिक साइंस के एस्पेक्ट पे आएंगे तब आई विल टीच यू हाउ टू डील विद दीज थिंग्स। खैर, आगे बढ़ते हैं। नाउ, इंडिया की एक IRES रिपोर्ट आती है हर साल, और ये रिपोर्ट बताती है कि इंडिया के जो फिलहाल के रिन्यूएबल एनर्जी या एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं। तो जो 2021 रिपोर्ट है IRES की, जो इस साल आई है, उसके हिसाब से क्या हमारे पास डेटा है। ये जो सारा डेटा दिया जाता है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, उसके अंदर ये सारा डेटा आता है, एनुअल रिपोर्ट होती है। तो अब ये क्या बोलती है IRES 2021 रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंगली दिस इज द डेटा। सी, so India has a rich deposit of coal in the world, and total estimated reserves of coal in 2020 are some 344 billion tons. अब मैं ये बात बता दूं कि ऐसी जो फिगर्स हैं, ये आपको बहुत रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप इसको अप्रोक्सीमेट करके याद रख सकते हो कि 340 के आसपास है या 350। दैट विल डू, नॉट अ बिग डील। ठीक है, सो देन an addition of 17.53 billion tons over 2019 in corresponding period। तो पिछले साल से हमारे थोड़े से कोल रिजर्व्स बढ़ गए। अब कोल रिजर्व्स तो उतने ही होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया का एरिया बढ़ गया। तो कैसे बढ़ गए? तो बढ़ने का तरीका ये होता है कि हमें पहले कुछ कोल रिजर्व्स का पता नहीं था, तो हमने नए आइडेंटिफाई किए। एसेंशियली 3 तरह की कैटेगरीज में बांटे जाते हैं। एक होते हैं प्रूवन, एक होता है इंडिकेटेड, और एक होता है इन्फर्ड। प्रूवन का मतलब पक्के तौर पे पता है, हमने खोद के देख लिया कोयला निकल रहा है। इंडिकेटेड का मतलब हमने सैटेलाइट से, इक्विपमेंट से देखा, तो हमें लगा कि भाई ये सैटेलाइट और इंडिकेटर आ रहा है कि हाँ यहाँ पे कोल होना चाहिए, लेकिन अभी हमने खोद के देखा नहीं। तो इंडिकेटेड में से कुछ एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब खोद के देखते रहेंगे तो प्रूवन में आ जाएगा, ये वो वाला एरिया है। फिर इन्फर्ड होता है कि ना तो अभी हमने सैटेलाइट से देखा है, ना कोई इक्विपमेंट लगा के देखा है, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि अगर यहां कोल मिलेगा तो यहां भी मिलेगा, क्योंकि बाकी सब एक जैसा ही है। तो दिस इज इन्फर्ड। तो इंडिया में आज की डेट में हम ज्यादा रिलाई इंडिकेटेड और प्रूवन रिजर्व्स पे करते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे इंडिकेटेड रिजर्व्स जो हैं वो प्रूवन की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। इस वजह से ये वाला जो एड ऑन कोल रिजर्व हमें मिल जाता है। ठीक है, so in terms of percentage, there has been a growth of 5.37% in total estimated coal reserves during the year 2020 over 2019। तो पिछले साल से 2019 से 2020 की तरफ अगर जाएं तो करीब 5% की ग्रोथ है, इतना की याद रखें। ठीक है,
नाउ प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या आएगा? ऐसा डेटा पूछने का प्रीलिम्स में कोई मतलब नहीं। प्रीलिम्स में यूज करने के बजाय ये डेटा जो है आपका, ये मेंस की आंसर राइटिंग में यूज होगा कि कोल में ग्रोथ कितना है, 5% के आसपास। ठीक है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा टॉप 3 स्टेट्स विद हाईएस्ट कोल रिजर्व्स इन इंडिया। सीधा सीधा पूछेंगे। तो झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। So which account for approximately 70% of the total coal reserves in the country. तो जितना कोयला है 70% इन 3 स्टेट्स में पड़ा है। आउट ऑफ द टोटल रिजर्व्स इन द कंट्री, प्रूवन रिजर्व्स, दैट इज जो इस कैटेगरी में आता है, दैट इज दोज अवेलेबल फॉर एक्सट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी, जैसे हमने पहले देखा, टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी एंड जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन लेवल काउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 47% ऑफ द टोटल। तो ये जो टोटल रिजर्व 350 बिलियन टन के आसपास जो बताया गया, उसका करीब 47% है जो आप निकाल के आज यूज कर सकते हैं अगर आपको जरूरत हो तो। अब हर कंट्री की एक आप ये कह के चलिए कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और ये नेचुरल रिसोर्सेज तय करेंगी कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट कितनी होगी। कोयला हमारी एक नेचुरल रिसोर्स है, ऐसे गोल्ड भी हो सकते हैं, ऐसे डायमंड भी हो सकते हैं। अफ्रीका के अंदर जैसे हम समझते हैं कि डायमंड निकलते हैं, अमेरिका के अंदर गोल्ड बहुत है। तो ये सारी नेचुरल रिसोर्सेस को आपस में ट्रेड करके कंट्री सर्वाइव कर रही है। ओके, देन नेक्स्ट, द टोटल एस्टिमेटेड रिजर्व्स ऑफ लिग्नाइट इन 2020 आर अबाउट 46 बिलियन टन्स। तो पिछले साल थोड़े से कम पता था हमें, अब थोड़ा सा बढ़ गया है, 1 बिलियन टन का फर्क पड़ गया। हाईएस्ट रिजर्व ऑफ लिग्नाइट आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो ये प्रीलिम्स के अंदर आपसे पूछेंगे कि लिग्नाइट सबसे ज्यादा कहां मिलता है। What is this lignite thing? What do you understand when I say lignite? हाँ जी, कौन बताएगा? हमारे पास कोल की अलग अलग वेराइटीज होती हैं। ब्राउन कोल, हाँ जी, जो ब्राउन कोल होता है शायद। देखिए, जो कोल है उसके 3 मेजर रैंक्स हैं हमारे पास। देयर इज लिग्नाइट, देयर इज बिटुमिनस एंड देयर इज एंथ्रासाइट। इन सब में मेजरली वो आप ठीक हो कहने में कि ये ब्राउन कोल है। हमारा बेसिक सा कंसर्न क्या होता है कि कितना कार्बन है और किस किस तरह से ये बन रहे हैं। सो पीट, लिग्नाइट, देन बिटुमिनस एंड देन एंथ्रासाइट। जितना ज्यादा वो पीट से, लिग्नाइट से, बिटुमिनस से एंथ्रासाइट की तरफ चलता जाएगा, उतना ज्यादा कोई भी जो कोल है उसमें कार्बन कंटेंट बढ़ता चला जाएगा। ये बेसिक सी एस्पेक्ट है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ बेसिक साइंस दैट यू विल बी कल्टिवेटिंग अलोंगसाइड योर पॉलिसी साइंस। तो उससे आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बना रहेगा। अगर मैं सीधी सीधी आपको कार्बन केमिस्ट्री पे ले जाऊंगा तो इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड मे बी लेस इंटरेस्टिंग आल्सो। So let me show you. Is the whiteboard visible? यस। Okay. ये इस तरह से कोल की फॉर्मेशन होती है। तो जब शुरुआत में बेसिकली जितने भी हमारे पास फॉसिल्स थे, फॉसिल्स का कहने का मतलब जो पेड़, जो जानवर मर गए, अल्टीमेटली दब गए धरती के नीचे, तो ऊपर से जब प्रेशर पड़ा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और एक हाई टेम्परेचर सिनेरियो के अंदर रहे, तो फर्स्ट काइंड ऑफ कोल दैट कम्स इनटू इमर्जेंस इज पीट. So this is simply based upon decay of vegetative material. Second stage, जब इसकी कंप्रेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलती रहती है, तो इसमें कार्बन कंटेंट बढ़ जाएगा, बाकी चीजें कम होती चली जाएंगी, एंड दिस इज लिग्नाइट. थर्ड स्टेज इज बिटुमिनस एंड फोर्थ स्टेज इज एंथ्रासाइट. चलते चलते ये सारे होता क्या है कि क्रिस्टलाइजेशन इंप्रूव करती रहती है, कार्बन कंटेंट इंप्रूव करता रहता है. सबसे कम कार्बन कंटेंट जो है दैट इज इन पीट, और बाकी की सारी क्या होगा, मॉइस्चर, एश, इम्प्योरिटीज एंड नंबर ऑफ थिंग्स. तो इसमें कार्बन कंटेंट कितना होगा? तो कार्बन हियर इज 40 to 50% कार्बन. ठीक है, आप भी अपने पास इसी तरह का एक टेबल बना लीजिए, पीट नीचे लिख लीजिए 40 to 50%. ठीक है, देन
This is also called as what kind of coal? This is mostly wood. अभी तो ये coal भी नहीं बना, ठीक है? Then second category is lignite. Now this is called as brown coal. जो आप कह रहे हैं, that is perfectly fine. This is called brown coal. अब इसमें कार्बन कंटेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा हमारे पास. कार्बन कंटेंट यहाँ पे 45 से 55% तक कार्बन कंटेंट मिलेगा ब्राउन कोल के अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है? अभी भी इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है और कलर वेरिएशन है डार्क ब्राउन टू ब्लैकिश ब्राउन तक अलग अलग है, ठीक है? It creates fire accidents in mine and it undergoes spontaneous combustion. So this is one of the major issues with this, and this is the intermediate stage of coal formation. Problem with this kind of coal is moisture content is high. और इंडिया में जो सबसे ज्यादा कोल है ना, वो इसी वैरायटी का हमें मिलता है. मॉइस्चर कंटेंट इज हाई. अब आप किसी भी कोल के ऊपर पानी डाल के इसको चलाने की कोशिश करो तो क्या होगा? चलने में मुश्किल आएगी, बर्न करने में, और धुआं अलग निकलेगा अननेसेसरली. So because of this high moisture content, which is greater than 35%, there is going to be trouble in burning this coal. तो हम इसको थर्मल पावर प्लांट में अगर चलाएंगे तो बहुत धुआं आएगा, बहुत वेस्टेज क्रिएट होगा, इसको चलाने में अलग मेहनत लगेगी. तो दिस इज द इशू. फिर इसकी माइनिंग का इशू है. कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली. स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है अपने आप आग पकड़ लेता है. देयरफॉर डिफिकल्ट टू माइन या हजार्डस टू माइन. माइनिंग करना भी मुश्किल है. तीसरी वैरायटी आती है बिटुमिनस कोल की. कोल की स्टेज पे हमारे पास जो कार्बन कंटेंट है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है. नाउ द कार्बन कंटेंट इज 40 to 80% कार्बन. अब ये सोच रहे होंगे कि ये 40 से क्यों शुरू हो रहा है, व्हाई इज इट लाइक दिस, बढ़ क्यों नहीं रहा? तो ये वेरिएबिलिटी आती है बिकॉज आप कहां से सोर्स कर रहे हैं कोल को, उसके बेसिस पे वेरिएबिलिटी आती है, ठीक है? सो 40 to 80% कार्बन कंटेंट. नाउ मॉइस्चर कंटेंट कंपैरेटिवली कम होता है. सो मॉइस्चर इज 15% के आसपास मॉइस्चर, ठीक है? देन नाउ व्हाट इज हैपनिंग? इट डज नॉट हैव ट्रेसेस ऑफ ओरिजिनल वेजिटेबल मटेरियल. ये इसका सबसे डिफरेंशिएटिंग फीचर है. डज नॉट हैव ट्रेसेस ऑफ ओरिजिनल वेजिटेटिव मटेरियल. वो बिल्कुल खत्म हो जाता है यहां तक आते आते. कंप्रेस होके कार्बन में क्रिएट होना शुरू हो गया है, ठीक है? नाउ इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कोक एंड गैस. दिस इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कोक एंड गैस, जिसको हम बोलते हैं कुकिंग कोल. तो वो ये, ठीक है? आपने अगर इसको और एक नाम है तो वो है सॉफ्ट कोल. सॉफ्ट कोल ये भी इंडिया में सफिशिएंटली पाया जाता है बिटुमिनस, बट बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है? नेक्स्ट क्वालिटी इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, दैट इज एंथ्रासाइट. और इसमें कार्बन का कंटेंट है 80% से लेके 95% तक. तो सबसे बेस्ट क्वालिटी ये वाली मानी जाती है, ठीक है? सो इसके अंदर आप देखिए कि मॉइस्चर नेग्लिजिबल है. मॉइस्चर इज ऑलमोस्ट लेट्स से लेस देन 5%, ठीक है? अब इसमें क्या है कि इट इग्नाइट्स स्लोली, आराम से आग पकड़ेगा, देन धीरे 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 चलता रहेगा. ये इसकी एक क्वालिटी है. इसकी वजह से ये एफिशिएंट भी है हीट डिलीवरी में. एक तो होता है बॉम्ब की तरह चलता है, दैट इज द लिग्नाइट कोल, अपने आप ही आग पकड़ी धड़ से चल गया. एक होता है धीरे 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 सुलगता रहेगा, तो ये वो कोयला है, ठीक है? एंड you know because of this it has something called a blue flame. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है. So it ignites slowly and efficiently.
efficiently. इंडिया में सिर्फ एक ही जगह पे ये कोयला पाया जाता है और बहुत कम क्वांटिटी में पाया जाता है, दैट इज इन J&K ओनली, जम्मू एंड कश्मीर, और कहीं नहीं मिलता, और बहुत कम क्वांटिटी इंडिया में हमारे पास इसकी है। अभी फिलहाल स्थिति कैसी है? ज्यादातर जो इंडिया में कोल है, वी हैव पीट एंड लिग्नाइट, ओके। जो बिटुमिनस और एंथ्रासाइट है वो बहुत कम है। बिकॉज ऑफ दिस वी आर इन अ पोजिशन, अब आज की डेट में जो हमारे इन्वायरमेंटल लॉज हैं वो कुछ इस तरह से हो गए हैं कि नाउ वी आर हैविंग टू यूज, जब हम कभी भी थर्मल पावर जनरेट कर रहे हैं तो उसमें मैंडेटरी है कि 65% कार्बन कंटेंट होना चाहिए, तभी आप कोयला जला सकते हैं इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के हिसाब से। तो हमारे पास जो कोयला मिल रहा है वो 40% कार्बन वाला है ज्यादातर इंडिया के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक 95% कार्बन कंटेंट वाला कोयला जो है वो हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। मेजर कंट्री ऑफ दिस सोर्स कंट्री फॉर अस इज ऑस्ट्रेलिया। वहां से ये एंथ्रासाइट कोल हम इंपोर्ट करते हैं, एंड अल्टीमेटली वी आर एबल टू क्रिएट एन एवरेज ऑफ 65% कार्बन, एंड दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग इन आवर थर्मल पावर्स, and most of the energy that we are generating in India is based upon coal. Do you understand? तो लिख लीजिए, presently in India, most of the coal that is found, presently in India, most of the coal that is found has 40% carbon, due to which it cannot be directly used. It cannot be directly used in thermal power plants. Since they require a minimum 65% carbon, coal, okay. Hence India imports anthracite और 95% कार्बन कोल हमारा बिटुमिनस वैरायटी का है, ठीक है। सो इंडिया इंपोर्ट्स एंथ्रासाइट और 95% कार्बन कोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया and other countries to achieve an efficient coal mix. ओके। थोड़ा सा मैं आपको जियोलॉजी में लेके चलता हूं कि अब ये कोल बनता कैसे, इसको समझते हैं। तो ये दो डायग्राम्स हमें समझने में हेल्प करेंगे। कोई नहीं पूछने वाला यूपीएससी में कि बनता कैसे है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। Nobody is going to ask you in prelims, nobody is going to ask you in mains, ठीक है, just understand it once. So what happens is, so over 100 to 400 million years ago, whatever plants and vegetative matters were there, so they died and got underwater. Now over a period of time, this vegetation which got underwater, इसके ऊपर sediments आके, जैसे नदी चलती है ना, तो नदी के साथ बहुत सारा बहाव में मिट्टी ये वो सब आता रहता है, तो ये सब अर्थ के नीचे दब गए। अब जब इनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रेशर लगता गया, तो जो आपने टर्निंग देखा कोल के अंदर, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस तरह से उसकी ट्रांजिशन होती चली गई, ठीक है। अब ये जो ट्रांजिशन है, जो तो कोल हमें मिलेगा कम डेप्थ से, कम प्रेशर था उसके ऊपर, वो है पीट। जिसके ऊपर थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर लगा और ज्यादा टाइम मिला, that is lignite, and then ultimately we go for coal.
So this is like a impure form of coal. When we say coal, that is sort of a pure form of coal. Now what we have in India is bituminous variety, as we discussed, not the anthracite variety. So the variation is 40 to 80%, but what we have in India is generally 45%, 40% कार्बन वाला कोल. हमें चाहिए ज्यादा कार्बन वाला कोल, तभी उसमें से एनर्जी ज्यादा आएगी. ठीक है. So this is how it has been produced, and now we are mining it. There are different ways to mining it. So आप कोल माइंस देखेंगे तो ओपन पिट माइनिंग भी है, और इस तरह की माइनिंग भी है कि हम टनल्स बना देते हैं और उसके थ्रू भी आप माइनिंग कर सकते हैं. दो तरह से कोल की माइनिंग होती है. ठीक है. बेसिक समझ आ गया कोल कैसे बनता है. चलिए, नाउ वी कैन कम बैक टू आवर पॉलिसी एस्पेक्ट. Here. So we have some amount of lignite reserves, and lignite reserves are in Tamil Nadu. Now you can think कि Tamil Nadu है किधर? It's in the coastal area. So जो ब्राउन कोल आपको नजर आ रहा था, अभी मैंने एक डायग्राम आपको दिखाया, तो उसके साथ आप कोरिलेट कर पा रहे हो? आया नहीं? Yes. सुमेधा? Yes, sir. So same thing is here. Now, so what is the estimated reserve of crude oil in India? अब कोल हमारा रिजर्व्स देख लिया हमने, अब क्रूड ऑयल के ऊपर चलते हैं. सो क्रूड ऑयल के रिजर्व्स अगर देखे जाएं तो इट इज अबाउट 603 मिलियन टन्स. उधर बिलियन टन्स थे, इधर मिलियन टन्स में ही है, कम है. और ये पिछले साल से थोड़ा कम हो गया. पिछले साल 618 620 मान के चलिए आप, तो 15 मिलियन टन हमारे साल में हम इंडिया में खपत कर लेते हैं. ठीक है. तो geographical distribution of the crude oil indicates that the maximum reserves are in the western offshore. So 39% आपको यहाँ मिलेंगे, followed by Assam 26%. तो जो क्रूड ऑयल के रिजर्व्स भी हैं वो भी ज्यादातर कहाँ हैं? वेस्टर्न ऑफशोर में है. जैसे बॉम्बे हाई हमारा वेस्टर्न ऑफशोर में है, तो वहां पे ऑफशोर में कहने का मतलब होता है कि सी में हम रिग लगा के, ऑयल रिग लगा के वहां से उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. ठीक है. तो 26% के आसपास असम में है. टॉप हिमालयास के अंदर हमारे पास थोड़े बहुत क्रूड ऑयल के रिजर्व्स मिलते हैं. अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगेन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, this second statement, and the first statement is important for means answer writing. Okay, this provides an understanding कि हमारे पास reserves कम है. This provides a distribution geographical level. तो वो सीधा सीधा पूछ लेंगे कि भाई सबसे ज्यादा किधर है? वेस्टर्न ऑफशोर. दूसरे नंबर पे अगर स्टेट की बात करें तो गुजरात अपने आप में 19% है क्रूड ऑयल के अंदर, असम 26% है, राजस्थान 6% है, बाकी सारे स्टेट्स कम है. ठीक है. तो हाईएस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व्स आर देयर इन विच स्टेट, इस तरह से अगर पूछा जाए तो असम नंबर 1 है आपके पास इंडिया में. यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑयल फील्ड्स हैं, दे आर कॉल्ड निहार काटिया ऑयल फील्ड्स, जो इंडिया में सबसे पहले डिस्कवर की गई थी. ठीक है. और ये ब्रिटिशर्स ने डिस्कवर की थी, तो तब से चला आ रहा है असम. ओके. उसके बाद फिर धीरे धीरे और बहुत सारी ऑयल फील्ड्स इसके आसपास डिस्कवर की गई. नाउ क्रूड ऑयल के अलावा थर्ड हमारा जो कंपोनेंट है नॉन रिन्यूएबल सेगमेंट के अंदर, दैट इज नेचुरल गैस. अब नेचुरल गैस कितना है? 1371 बिलियन क्यूबिक मीटर्स. The maximum reserves of natural gas are in the eastern offshore, followed by the western offshore. Natural gas east में ज्यादा है, क्रूड ऑयल वेस्ट में ज्यादा है, ऐसे भी याद रखा जा सकता है. अब नेचुरल गैस सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है? सो इट इज अगेन इन असम. तो 12% नेचुरल गैस आपको सिर्फ एक स्टेट अगर देखा जाए तो वो असम है. ठीक है. अदरवाइज ईस्टर्न ऑफशोर कहने का मतलब होता है कि आपको जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है इंडिया का, वहां पे ज्यादा मिलेगा. ओके. सो वहीं पे हमारे नेचुरल गैस के अभी प्रोडक्ट्स जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल भी रहे हैं. तो आपको स्टेट वाइज याद रखना हो तो नंबर 1 पे असम है. इसके बाद नंबर 2 पे कौन सा है देखिए, सिर्फ अगर स्टेट देखेंगे तो गुजरात, नंबर 3 राजस्थान. तो बस पहले 2-3 याद रखिए, उतना सफिशिएंट होता है. Then there is a high potential for the generation of renewable energy. Potential कहने का मतलब ये नहीं होता कि हम उतना कर ही लेंगे. Potential again depends upon technology, economic viability.
ये दोनों चीजें चाहिए, ठीक है। So from various sources such as wind, solar, biomass, small hydro and congregation bagasse in India. Congregation bagasse का मतलब होता है जो प्लांट है, अगर उसमें से जो जैसे शुगर केन में से जूस एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बचता है, तो दैट इज द फीड स्टॉक। फिर इसी तरह से जो आपका व्हीट और राइस का स्टॉक बचता है, तो ये सारा मिला जुला जितना भी जब आपने उसमें से फ्रूट निकाल लिया या जूस निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो बचा बचा है, that is the bagasse. That can be used to create biofuels. Okay, so that is a congregation bagasse. Now, total potential for renewable power generation in the country is high. देखो कितना ज्यादा है. It is in the million figure. So 1 million megawatt. आप इस तरह से याद रखेंगे तो भी चलेगा. और 1.1 million megawatt. Round it off. ठीक है. So this includes solar power potential. तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां पे है इंडिया में? सोलर पावर। प्रीलिम्स में ये आएगा क्वेश्चन सीधा सीधा कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट पोटेंशियल इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन टर्म्स ऑफ सोलर पावर, सेकेंड लार्जेस्ट पोटेंशियल इज इन विंड पावर एंड थर्ड लार्जेस्ट पोटेंशियल इज इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है। उसके बाद बाकी के सारे आते हैं। फोर्थ इज बायोमास, फिफ्थ इज बैगेसे एंड सिक्स्थ इज वेस्ट टू एनर्जी। तो हमारे को तो पहले 2-3 याद हों तो इतना बहुत है प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी में। तो सोलर हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल 68.2%। अगर हमें आगे जाते समय आज से फ्यूचर में हम कभी भी प्रोजेक्ट करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर का रोल सबसे ज्यादा है, ये चीज मान के चलना है, ठीक है। बेसिकली हमें यहां से ये समझ आता है। देन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो कौन से स्टेट में ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन हो सकती है? तो इसमें देखा जाए तो राजस्थान हैज द हाईएस्ट शेयर। क्यों? सपाट प्लेन एरिया है, धूप सफिशिएंट मिलती है, तो डेफिनेट है कि वहां पे आप जितनी मर्जी चाहे सोलर एनर्जी क्रिएट कीजिए। तो इट हैज अबाउट 15% शेयर। तो बाकी स्टेट्स में से नंबर 1 पे राजस्थान है, नंबर 2 पे हमारे पास गुजरात है 11% के साथ, नंबर 3 पे हमारे पास महाराष्ट्र है अलॉन्ग विद जम्मू एंड कश्मीर। ये दोनों नंबर 3 पे एग्जिस्ट करते हैं। बस इतना याद रखने की जरूरत होती है, बाकी जो कम वाले हैं वो जरा याद रखने की जरूरत नहीं। However, amongst these, the share of wind power is highest in Gujarat. तो गुजरात में सबसे ज्यादा विंड पावर है क्योंकि समुद्र के नजदीक भी है एंड मोर ओवर वहां पे विंड पावर का पोटेंशियल इसी वजह से ज्यादा है। हवा ज्यादा तेज चलती है, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज डे टाइम एंड नाइट टाइम चलती रहेगी। Now, the world in its commitment to sustainability has pledged to expand infrastructure and upgrade technology for supplying modern and sustainable energy services for all in developing country। ये हमारा sustainable development goals हैं, उसका एक टारगेट है, टारगेट नंबर 7B। तो हमारा ये टारगेट तभी पूरा होगा अगर सब मिलके इसकी तरफ काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो टारगेट्स हैं इस तरह से ये मेंस में हमारा हेल्प करते हैं इन सेटिंग द डायरेक्शन और विजन फॉर एनर्जी, किस तरह की एनर्जी हमें इन फ्यूचर चाहिए। Now, growing energy demands over the world and in the densely populated regions of Asia, including India, have driven the need to shift to cleaner fuels and larger energy systems. Thus, in India, there has been a thrust to increase the installed generating capacity of power, पहली तो हम ज़्यादा produce कर पाएं, and decrease the reliance on primary fossil fuels to cater to this needs. तो दो तरफा काम हो रहा है, एक तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ानी है, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू एनर्जी जनरेट करना है, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंस कम करनी है। ये बेसिक एजेंडा है, तभी आप ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो अचीव कर पाएंगे। Generating and providing reliable power at a competitive price in a sustainable manner by optimizing the use of multiple energy sources with innovative eco-friendly technologies has been the core of policy planning in India. तो हमारी एनर्जी पॉलिसी प्लानिंग का कोर है क्या, हम क्या कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं, रिलायबल पावर हो, पहली बात, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे मिले, सस्ती से सस्ती बिजली मिल पाए, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर सब बनाए और कंपटीशन में बेचें। देन
बाय ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ मल्टीपल एनर्जी सोर्सेस। कहने का मतलब है कि अलग अलग एनर्जी सोर्सेस से ये आए, विंड से आए, हाइड्रोइलेक्ट्रिक से आए, सोलर से आए, इसका ऑप्टिमाइज्ड यूजेज का मतलब ये होगा कि आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बेस्ट हो, दैट इज द ऑप्टिमाइज्ड यूजेज। Now, out of the total installed generation capacity of renewable source power in India in 2020, हालात कैसे हैं फिलहाल? विंड पावर अकाउंटेड फॉर अबाउट 43.3%। तो हमारी जो मेजर अभी रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है वो विंड से आ रही है, फॉलोड बाय सोलर, तो वो 39.8%। तो 40% पे 3% का ही गैप रह गया। सोलर पावर जल्दी ही इसको कवर कर जाएगी, फॉलोड बाय बायोमास पावर 11.2% के आसपास हमारा बायोमास से आ रहा है। ये तीन मेजर सोर्सेस हैं प्रेजेंटली। सो इन इंडिया वी हैव विंड पावर इज मोर देन सोलर इज मोर देन बायोमास, प्रेजेंट सिचुएशन ये। पर जल्दी ही क्या होगा, सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रेज्ड एट अ ग्रोथ ऑफ 23% जस्ट ओवर द लास्ट ईयर फ्रॉम 2019 टू 2020। तो इसमें ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। आज की डेट में हम सोलर पावर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, विंड पावर पे कम फोकस कर रहे हैं। तो अगले आने वाले 2 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि जो सोलर एनर्जी है वो नंबर 1 पे आ जाएगा और विंड पावर नंबर 2 पे चला जाएगा, बायोमास नंबर 3 ही रहेगा, क्योंकि उसमें लिमिटेशन है कि हमने खाने के लिए भी उगाना है और जानवरों को भी फॉडर के तौर पे देना है। अगर आप बायोमास के लिए एरिया लैंड डाइवर्ट करना शुरू करेंगे तो ट्रबल आएगा। नाउ कर्नाटका, ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट हमें चाहिए, हैज द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर in 2020, followed closely by Tamil Nadu, mainly on the account of wind and solar power. तो ये दो स्टेट्स हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु, जिनमें सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। कुल मिला के आपको इसमें से ये ड्राइव करना है, ठीक है। नाउ हमारी जो एनर्जी ट्रांजिशन है, एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब बेसिकली क्या है, फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल, और फ्रॉम द यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू नॉन फॉसिल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो उसमें कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स फिलहाल सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, इसकी बात करनी। तो इसको पढ़ने के लिए अभी रिसेंटली एक एंडेवर है, इज बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो हमारी ये मिनिस्ट्री है, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो उसने अभी एक बुकलेट लॉन्च की है, द इंडिया स्टोरी बुकलेट। So a compilation of Indian initiatives that are shaping India's energy transition. अब ये इस तरह की सीधी सीधी कई बार प्रीलिम्स में इतना ही पूछ लेंगे कि भाई इंडियाज इनिशिएटिव्स दैट आर शेपिंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन, एक बुकलेट लॉन्च की गई है, या इंडिया स्टोरी बुकलेट लॉन्च की गई है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? आपको यूपीएससी में शायद वो इतना ही नाम बताएं, द इंडिया स्टोरी बुकलेट, और पूछ लें कि ओके विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड इट। तो वहां पे वो पूछे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कुछ भी डाल देंगे। अब आपको लगेगा भाई इंडिया स्टोरी है, तो हो सकता है कल्चर वालों ने कुछ किया हो, हिस्ट्री बता रहे हैं, और ये दूसरा पार्ट वो लिखेंगे नहीं प्रीलिम्स के अंदर। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपने पढ़ा होगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है। नाउ द बुकलेट वाज लॉन्च्ड एट द इवेंट ऑन, नाउ दिस इज द 2021 September current affair, okay. So this was launched at the event on accelerating citizen-centric transition organized by the Minister of New and Renewable Energy. Now, it was organized in collaboration with the Permanent Mission of India to the UN and the Council of Energy, Environment and Water. Permanent Mission का मतलब होता है हमारे वहां पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के अंदर, ठीक है, एंड एट CEEW, ये दो जगह पे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ मिलके ये पर्टिकुलर इवेंट पे ये बुकलेट लॉन्च हुई है। नाउ द मिनिस्टर आल्सो लॉन्च्ड अ वेबसाइट which will act as a repository of energy transition related knowledge resources from around the world. तो एनर्जी ट्रांजिशन रिपोजिटरी कहने का मतलब है कि दुनिया भर में क्या प्रैक्टिसेस इसको लेके चल रहे हैं, तो उन सब की रिपोजिटरी की गई है। नाइजीरिया में किस तरह से एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, यूएस में कैसे हो रहा है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे है, ताकि इंडिया में भी हम इन प्रैक्टिसेस को समझ पाए और उनको यूज कर पाए। अब इंडिया में ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल सेक्टर है कैसा, ये तो बुकलेट की बात होगी, प्रीलिम्स के लिए इंडिविजुअल क्वेश्चन है। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो कैसे डेवलप हो रही है। So in the last 6 years,
India's installed renewable energy capacity has increased by over 2.5 times, 2.5 गुना बढ़ गया है, stands at more than 141 gigawatt, including large hydro. And it is about 37% of country's total installed capacity. Sufficient है अगर देखा जाए तो इंडिया आज की डेट में हम अगर इसको एवरेज देखें तो 60-40 की रेशियो पे ऑपरेट कर रहा है. तो ये रिन्यूएबल सेगमेंट जो इंडिया के अंदर है काफी ग्रोथ किया. देन this installed solar energy capacity has increased by over 15 times and stands at 41.09 gigawatt. तो essentially सबसे ज्यादा मोमेंटम देखा जाए तो सोलर एनर्जी में. Now India's renewable energy capacity is 4th largest in the world, and annual RE addition has been exceeding that of coal-based thermal power since 2017. तो 2017 से स्पेशली गवर्नमेंट कोयले की बजाय या फॉसिल फ्यूल्स की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रांजिशन ज्यादा कर रही है. मेंस में यूपीएससी के अंदर जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि डिस्कस द ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन इंडिया, तो तब वहां पे ये वाले सारे पॉइंट्स हमें देने पड़ेंगे. प्रीलिम्स के लिए ये वाला फैक्ट आपके काम का है. India's renewable energy capacity is the 4th largest in the world. तो ये प्रीलिम्स में सीधा सीधा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब आएगा तो आप यूज करेंगे. ठीक है, आगे देखिए ना किस तरह से हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. हमारे कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट के इंडेवर्स चल रहे हैं कि रिन्यूएबल्स की तरफ इंडिया का ड्रिफ्ट बढ़े. सो ड्यूरिंग द लास्ट 7 years over $70 billion investment has been made in renewable energy in India. किसी भी सेक्टर में जब इन्वेस्टमेंट बढ़ रही हो तो ये सीधा सीधा मापदंड है कि उसकी ग्रोथ हो रही है. किसी चीज में पैसे लगेंगे तो ग्रोथ तो होगी, अट्रैक्टिव है ये भी पता चलेगा. India has a very liberal foreign investment policy for renewable energy, allowing 100% FDI through automatic route. कहने का मतलब है कोई भी फॉरेन कंट्री अपना खुद का बिजनेस इंडिया में खोल सकती है और कोई गवर्नमेंट परमिशन लेने की जरूरत नहीं. ऑटोमेटिक रूट कहने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत नहीं है, सीधा आके खोल सकते हैं. ठीक है. 100% एफडीआई का मतलब होता है कि आपको किसी इंडियन पार्टनर की जरूरत नहीं है, आप अपनी ही कंपनी यहां पे आके चलाइए जैसे आप विदेश में चला रहे थे. जस्ट लाइक दैट. नाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज इंडियाज अटमोस्ट प्रायोरिटी. एनर्जी सेक्टर में जितने बड़ी से बड़ी कंपनियां आएंगी उतना अच्छा टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगी, उतने कम दाम में इंडिया में एनर्जी अवेलेबल होगा, उतनी ज्यादा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी. Established dedicated project development cell and FDI cells in all ministries for hand holding and facilitating domestic and foreign investors. तो इंडिया ने हर मिनिस्ट्री के अंदर एनर्जी के लिए स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल और एफडीआई सेल. प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल होता है कि पर्टिकुलर लेट्स से कोई डिपार्टमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो उसमें एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल होगा जो इस चीज का ध्यान रखेगा कि भाई एनर्जी को लेके किस तरह से बेटरमेंट की जा सकती है. या मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कोई एफडीआई का सेल होगा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एनर्जी वाले सेगमेंट के अंदर एफडीआई को बढ़ावा देगा, क्योंकि एनर्जी तो हर जगह चाहिए. ठीक है. सो इस तरह से हैंड होल्डिंग कर रहे हैं डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों इन्वेस्टर्स की कि एनर्जी को बढ़ावा मिले, खास तौर पे रिन्यूएबल एनर्जी. नाउ रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बोर्ड पोर्टल, तो एक इस तरह से वेबसाइट भी बनाई गई है जिसके ऊपर जाके आप सारी चीजें देख सकते हैं कि इंडिया में अगर मुझे रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना है तो कहां जाके करूं, कैसे करूं. प्रोसेस पूरा यहाँ पे दे रखा है, फैसिलिटेशन है. ठीक है. सो एसेंशियली जितना ज्यादा किसी को फैसिलिटीज देंगे, ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी रिन्यूएबल्स के अंदर, उतनी रिन्यूएबल की ग्रोथ की पॉसिबिलिटी. सो दिस इज वन वे we are trying to increase the share of renewables in India's energy sector. Second, industrial commitment. हमारा प्राइवेट सेक्टर जब तक कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ नहीं चलेगा तब तक रिन्यूएबल एनर्जी में उतनी ग्रोथ नहीं आ पाएगी. Now, several members from industry have voluntarily declared renewable energy goals and committed to the Carbon Disclosure Project, Renewables 100% and Science-Based Targets. अब ये है क्या? कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट होता है कि कोई भी कंपनी कितना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट कर रही है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है, कितना फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रही है, तो वो हर कंपनी अपना अपना कार्बन फुटप्रिंट डिस्क्लोज करेंगे, उससे पता चलेगा कितना रिन्यूएबिलिटी
की तरफ वो बढ़ावा दे रहे हैं। रिन्यूएबल 100% का मतलब होता है कि हम जो भी एनर्जी यूज करें वो नॉन रिन्यूएबल से ना आए, रिन्यूएबल से आए, सिंपल। ठीक है, तो देखिए CDP is a global disclosure system that enables companies, cities, states and regions to measure and manage their environmental impact. So that is the one. Then science-based target are greenhouse gas reduction goals set by businesses. Greenhouse gases कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFCs एक्सेट्रा, जो कि अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग का कंसर्न है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे हमारी इंडस्ट्री भी आज के दौर पे कमिट कर रही है, तो इस वजह से रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ावा मिल रहा है। देन ग्रीन टैरिफ। सो गवर्नमेंट ने ग्रीन टैरिफ पॉलिसी निकाली है। ये क्या है? दैट विल हेल्प इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जैसे पंजाब में है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PSPCL। तो इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स at a cheaper rate as compared to power from conventional fuel sources. तो ग्रीन टैरिफ पॉलिसी में क्या होगा? जो टैक्स लगेगा वो कम होगा अगर वो नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल एनर्जी से सोर्स करके बिजली बना रहे हैं। PSPCL क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। अब PSPCL के बैकएंड पे आप कहिए कि एक थर्मल पावर्ड प्लांट है, लेट्स से कहीं ना कहीं पे लगे हुए हैं पंजाब के अंदर, तो वहां से भी बिजली बनती है। कुछ रूफटॉप सोलर हैं जो लोगों ने घरों पे लगा रखे हैं, तो वहां से लोग भी बिजली बना के PSPCL को दे सकते हैं। जितनी खुद यूज कर ली, बाकी PSPCL को चली जाएगी। फिर ऐसे ही कुछ और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं जहां से PSPCL बिजली लेता है और आगे कंज्यूमर्स को देता है। तो अगर रिन्यूएबल सेगमेंट से जो जो बिजली बना के वो देगा उसके ऊपर टैक्स कम लगेगा, तो इससे क्या होगा? PSPCL को भी फायदा होगा क्योंकि वो सस्ती बिजली आगे कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर पाएगा। ये एक बेसिक कंसर्न है, दैट इज ग्रीन टैरिफ पॉलिसी। नाउ इनिशिएटिव्स टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल्स। आगे और क्या इनिशिएटिव चल रहे हैं? पहला है वायबिलिटी गैप फंडिंग ऑप्शंस फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी। तो अगर आप समुद्र में जाके विंड एनर्जी वाला टरबाइन लगाना चाहते हैं तो उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग आपको सरकार देगी। कहने का मतलब क्या है? वायबिलिटी का मतलब होता है किसी प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी बनाना, कि जितनी मैं इन्वेस्टमेंट करूं एटलीस्ट उतना तो मुझे आ जाए, मुझे लॉस ना हो, थोड़ी बहुत रिटर्न्स आती रहे जिससे मेरा इंटरेस्ट बना रहे। तो किसी भी प्रोजेक्ट को इकोनॉमिकली वायबल बनाने के लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट उसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट कर देती है। तरीके अलग अलग हैं इकोनॉमिक वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए। या तो आपको क्रेडिट में गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है कि आपको कोई सस्ता ब्याज पे लोन मिल जाए, या फिर सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकती है कि आपको बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स जो है, या जो आप टेक्नोलॉजी खरीदने वाले हो, या जो मशीनरी खरीदने वाले हो, वहां पे आपका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट पे कर दे। फॉर एग्जांपल कैपिटल लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। या फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आपको टैक्स में छूट दे सकती है। इन तीन तरीकों से वायबिलिटी गैप फंडिंग सरकार करती है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, ये हम इकोनॉमी में ज्यादा पढ़ते हैं। देन ग्रीन टर्म अहेड मार्केट एंड ग्रीन डे अहेड मार्केट। अब ग्रीन डे अहेड मार्केट या अहेड मार्केट का बेसिक सा फंडा क्या है पहले ये समझ लो, पढ़ेंगे आगे जाके आएगा, इसी जो प्रेजेंटेशन है इसके अंदर है। अहेड मार्केट या फ्यूचर मार्केट की बात है। तो आपने शेयर मार्केट की बात सुनी होगी जहां पे शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं, वैसे ही फ्यूचर्स मार्केट भी है जहां पे मैं अपनी रिक्वायरमेंट जो आगे आने वाली है उसके लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं आज किसी भी विक्रेता के साथ। लेट्स से मैं एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हूँ, कपड़े बनाता हूँ। अब कपड़ा बनाने के लिए मुझे बिजली, कॉटन, टेक्सटाइल ये सब चीजें चाहिए, लेबर भी चाहिए। तो मैं अलग अलग लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ कि भाई अगले महीने के अंदर या अगले 11 दिन में या कल को मुझे ये चीज चाहिए, इतनी चाहिए, जिसके लिए मैं इतने पैसे देने को तैयार हूं। तो बेसिकली दैट इज माय अहेड मार्केट या फ्यूचर्स मार्केट। ठीक है, अब ये ग्रीन डे और ग्रीन टर्म का क्या मतलब है, अब ये आगे जाके समझेंगे। फ्यूचर्स मार्केट समझ आया? किसी भी फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर पाना, तो उसको फ्यूचर्स मार्केट का हिस्सा बता। अभी के लिए आप इतना आराम से समझ सकते हैं। लेट्स से एक बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग है, पार्ले जी बिस्किट बनते हैं, है ना? तो उनको आटा चाहिए, चीनी चाहिए, तेल चाहिए।
तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, भाई मुझे इतना आटा इस क्वालिटी का इतने रुपए में इस तारीख को चाहिए। तो दिस इज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। इससे कंपनी को क्या रहेगा, श्योरिटी रहेगी कि उसके पास रॉ मटेरियल या बेसिक नेसेसिटीज रहेंगी जब भी वो प्रोडक्शन करना चाह रही है। तो इट इज फॉर दिस पर्पस। ठीक है। देन रूल्स फॉर फैसिलिटेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ओपन एक्सेस। Renewable energy procurement through exchange will also be notified to promote non-conventional renewable resources for energy. अब हमारे कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन को शेप कर रहे हैं? तो बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज में हम इनिशिएटिव्स को पढ़ सकते हैं। एक तो है इलेक्ट्रिफिकेशन, फिर है रिन्यूएबल एनर्जी, उसको लेके क्या क्या मिशन चल रहे हैं, फिर है एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन कुकिंग, इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, आपके जैसे गैस पाइपलाइन सिटीज में डल रही हैं, कूलिंग एक्शन, स्किल एंड ग्लोबल इनिशिएटिव्स। तो एनर्जी ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल में इतने सारे अलग अलग तरह के डायमेंशंस हैं जिनमें गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रहा है। पहले तो ये डायमेंशंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये सारा मामला आपके मेंस का है। जब भी आपको आंसर लिखना पड़े कि इंडिया में कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन के लिए हेल्पफुल हैं, तो वहां पे ये आपके काम आएगा। तो इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर हमारी कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही हैं, तो ये उनका एक डिस्क्रिप्शन मैंने साथ में अटैच किया। फॉर एग्जांपल, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो इसमें हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक एक्सेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि रूरल और अर्बन हाउस होल्ड्स में हर समय 24/7 बिजली रहे, रिलायबल अफोर्डेबल मैनर में रहे। देन ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स, so this is synchronizing grid connected renewable energy with India's national transmission network। कहने का मतलब जो हमारी रिन्यूएबल सोर्सेस से बिजली आ रही है उसको जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बिजली की तारें ऑलरेडी डल रखी हैं उसके साथ जोड़ा जाए, दैट इज ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। देन नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन एंड स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो पावर सेक्टर है जो पुराने सिस्टम से चला आ रहा था उसको थोड़ा सा सिक्योर, अडेप्टिव, सस्टेनेबल और डिजिटली कनेक्टेड बना रहे हैं ताकि वो एक बैलेंस्ड तरीके से रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों को यूज कर पाए। ठीक है। अब आपका इसके अंदर एक होमवर्क एसोसिएटेड है। आप सिंपली ये वाली जो स्कीम्स मैंने लिखी हैं, मैंने एक इंडिकेशन के लेवल पे दी। आपको क्या करना है, आपको स्कीम का नाम एक टेबल बनाना है अपने पास इंडिपेंडेंटली। स्कीम, उसका नाम लिख लेना है, फिर मिनिस्ट्री, ये अपनी कॉपी के अंदर काम करना है, अलग से इसके लिए कॉपी लगा लीजिए। ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव, उस स्कीम के अंदर करना क्या चाहते हैं, एंड देन बेनिफिशियरी, किसके लिए करना चाह रहे हैं, देन इन्फ्रेंस, अगर कुछ एक्स्ट्रा डेटा आपको उस स्कीम के लिए मिले तो आप यहां डालना है। तो ये एक टेबल आपने क्रिएट करना है हर स्कीम के लिए जब भी आप तैयारी करो। इसकी यूटिलिटी आपको होगी प्रीलिम्स के अंदर, क्योंकि सीधी सीधी दो स्कीम्स पूछी जाती हैं, उन दो स्कीम्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इन दो पहलुओं के ऊपर, मिनिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ठीक है। मेंस के अंदर यही टेबल आपके काम आएगा टू ऑब्जेक्टिफाई और आंसर, वहां पे अपने फैक्ट्स को और ज्यादा स्थापित करने के लिए, जैसे यहाँ पे अभी हमने स्कीम्स दी। मेंस में हमें स्कीम्स की डिटेल कम और उनका नाम और ऑब्जेक्टिव ज्यादा चाहिए होता है। हमें ये पता हो कि किस लिए है और हमें ये पता हो कि स्कीम का नाम क्या है, ताकि मेंशन करने के लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स रहें। तो ये जो जितनी स्कीम्स हैं इनकी डायमेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिफिकेशन का बेसिक सा मतलब है बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का वो बढ़ाया जाए, इसके साथ कंसर्न। देन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स हैं, सिमिलरली नेशनल सोलर मिशन, विंड एनर्जी रेवोल्यूशन, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, स्मॉल हाइड्रो पावर, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, देन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एंड नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। तो ये SAYA जो है ये और STAT जो है इनमें थोड़ा सा यूटिलिटी का डिफरेंस रहेगा, बाकी सब ठीक सेम है। जब आप पढ़ेंगे डिटेल्स तो आपको पता लगेगा।
पढ़नी कैसे है, जस्ट कॉपी पेस्ट द स्कीम्स नेम ऑनलाइन और उसके बारे में डिटेल्स पढ़ो और इस तरह से जो टेबल बनना है आपको बोला है वो आपने बनाना है. दिस शुड बी योर होमवर्क. ओके. देन एनर्जी एफिशिएंसी, कहने का मतलब कम बिजली खर्च हो, तो उसके लिए क्या किया गया. सो उन्नत ज्योति अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल. तो यहाँ पे किया क्या जा रहा है कि उजाला स्कीम की तहत पुराने जो बल्ब होते थे वो वापस लिए जा रहे हैं और लोगों को एलईडी दिया जा रहा है. ठीक है. तो दैट इज व्हाट इज बीइंग डन हियर. देन क्लीन कुकिंग. सो देयर इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके तहत गैस सिलेंडर डिलीवर किए जा रहे हैं लोगों को हाउस होल्ड के लेवल पे. देन देयर इज इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन. तो इसका मतलब होता है कि इंडस्ट्री कम से कम जो फॉसिल फ्यूल्स है वो यूज करे. सो दैट इज द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन. तो इधर परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड की स्कीम है जिसमें उनको कार्बन सर्टिफिकेट्स मिलते हैं. जितना कम वो कार्बन इमिट करेंगे तो वो कार्बन सर्टिफिकेट्स उनको मिलेंगे. इन कार्बन सर्टिफिकेट्स को आगे वो बेच सकते हैं मार्केट के अंदर. तो एक तरह से इंडस्ट्री के लिए ये पॉजिटिव है क्योंकि उनको कुछ अगर रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ जाएंगे, एनवायरमेंटली फ्रेंडली की तरफ जाएंगे तो फायदा मिलेगा. देन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट. अब जैसे हमारे यहाँ हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना चाहते हैं इंडिया में, तो उसके लिए स्कीम है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. इंडिया में इसको लेके ट्रबल सिर्फ इतना सा है कि एक तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उतने साउंड नहीं है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग नहीं है, और दूसरी प्रॉब्लम है कि इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है बैटरीज की फिलहाल. देन इंडियन रेलवेज गोइंग ग्रीन. सो बहुत सारी जो हमारी रेलवेज हैं वो अब ग्रिड कनेक्टेड हैं, बिजली पे चल रहे हैं, डीजल कम यूज होता है. तो दैट इज व्हाट दे आर प्लानिंग एंड दे आर प्लानिंग टुवर्ड्स अ नेट जीरो कार्बन मिशन बाय 2030. ये सारी जो रेलवेज है उसको इलेक्ट्रिक कर दिया जाए, डीजल लोकोमोटिव बहुत कम हो. Then sustainable aviation. So here also we are trying to create a cleaner fuel policy ताकि एविएशन के थ्रू जो एयरक्राफ्ट फ्यूल कंजम्पशन है एक तो वो कम हो जाए और वहां पे भी बायोफ्यूल्स और एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिसिटी ये सब यूज करने की तैयारी में है. दैट इज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट. देन क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज. सो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भी हम क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं जिसमें वी आर ट्राइंग टू क्रिएट स्मार्ट सोल्यूशन. फॉर एग्जांपल आप आजकल मॉल्स में जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारी खिड़कियां लगी, ऐसे लगता है कांच का मॉल है. वो बेसिकली हमारे ग्रीन बिल्डिंग का एस्पेक्ट है कि वहां पे हमें आर्टिफिशियल लाइटिंग ना करनी पड़े, फिजिकल लाइटिंग डे टाइम में आपके पास वैसे ही सफिशिएंट रहे. कूलिंग के लिए भी उनको क्या किया जाता है, फिर उनकी रिफ्लेक्टिविटी बढ़ा दी जाती है ग्लासेस की, समटाइम्स बाय टिंटिंग और सो ऑन, ताकि जो सोलर हीट है वो बाहर रहे, ज्यादातर हीट ट्रैप ना बने, क्योंकि ग्लास हाउस के अंदर ये भी एक ट्रबल है कि वो हीट ट्रैप करता है. तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखते हैं. तो दैट इज वन वे. सिमिलरली स्मार्ट सिटी मिशन में हम कोशिश करते हैं कि कम से कम पोल्यूटिंग हो, ताकि कम पोल्यूटिंग हुआ तो वैसे ही वार्मिंग कम रहे. ग्रीन पैचेस डेवलप करने की कोशिश करते हैं. So that's what you will study when you will just take a sneak peek into what is smart city mission. Then city gas distribution. So India CNG and PNG network. So ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं. कुल मिला के जो एक गैस पाइपलाइन आपके घर में आती है उसको बनाने की कोशिश हो रही है ताकि एलपीजी सिलेंडर ना यूज हो. तो उसमें बेनिफिट ये होता है कि एक तो सिलेंडर्स अपने आप में सेफ नहीं है और इनकी रीफिलिंग और एक्सेट्रा में जो कॉस्ट आती है वो खत्म हो जाएगी क्योंकि गैस तो सीधा आपको प्लांट से आ रहा है. देन कूलिंग एक्शन. सो इंडियाज कूलिंग एक्शन प्लान व्हिच इज इंसेंटिवाइजिंग द एयर कंडीशनर इंडस्ट्री टू बिल्ड अ सस्टेनेबल कूलिंग वैल्यू चेन. अब आप देख रहे होंगे धीरे धीरे एयर कंडीशनिंग की टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है. पहले कंप्रेसर साइज बहुत बड़ा होता था, बहुत बिजली खाते थे, एसी का बिल 10-10 हजार आता था एक एसी का घर में. अब ऐसा नहीं है. अब देयर इज एन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन. तो उसकी वजह से जो इवेंचुअली हमारी जो बिल्स हैं वो कम हो रहे हैं. देन स्किलिंग. So Skill Council for Green Jobs has been created, building a skilled and specialized workforce to deliver India's sustainable development goal. लोगों को पता हो कि सस्टेनेबल सॉल्यूशंस कैसे अडॉप्ट करने हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करनी है, फिर जो हम नए इक्विपमेंट लेके आते हैं जैसे सोलर पावर प्लांट या रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कुछ भी, तो उनको चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए लोग भी चाहिए. तो इसलिए स्किलिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. देन ग्लोबल इनिशिएटिव्स. सो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रॉम्प्ट किया है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज ज्वाइन कर रही हैं, जिसमें सोलर एनर्जी को हम बढ़ावा दे रहे हैं.
Then there is a clean energy ministerial at the international level and a mission innovation. All of these initiatives are working just to help India's transition or help world transition towards the renewable energy segment. Now there is one particular fact for prelims, that is India's energy exchange. अब यहाँ पे बिजली खरीदी या बेची जा सकती है अलग अलग तरीकों से. कैसे? देखिए, it is the first and the largest energy exchange in India, providing a nationwide automated trading platform for physical delivery of electricity. तीन काम करती है. पहला है physical delivery of electricity, दूसरा renewable energy certificates और तीसरा energy saving certificates. तीन मेजर काम है. क्या क्या है देखते हैं. The exchange platform enables efficient price discovery and increases the accessibility and transparency to the power market in India. तो किसी ने भी एनर्जी खरीदना या बेचना हो तो उसके लिए आसान हो जाएगा. It is publicly listed company with NSE and BSE. तो स्टॉक एक्सचेंज पे जैसे शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं वैसे बिजली भी खरीदी या बेची जा सकती है. It is approved and regulated by CERC, that is Central Electricity Regulatory Commission, and has been operating since 2008. ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बेसिकली जैसे RBI हमारे मॉनेटरी सिस्टम का रेगुलेटर है, तो उसी तरह से CERC इलेक्ट्रिसिटी का रेगुलेटर है, पावर सेक्टर का रेगुलेटर है. और 2003 से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना था उसके बेसिस पे इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया. अब ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज किस तरह से काम कर रही है तो देखिए. सो इट इज फॉर फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो मैंने जैसे पहले कहा था कि ग्रीन डे अहेड मार्केट और ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, तो वो आगे जाके आएगा, तो ये आ गया. सो डे अहेड मार्केट क्या होता है? सो इट इज अ फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग मार्केट फॉर डिलीवरीज ऑफ एनी, सम और ऑल 15-minute टाइम ब्लॉक्स इन 24 hours ऑफ द नेक्स्ट डे स्टार्टिंग फ्रॉम मिडनाइट. कहने का मतलब अगले, और ये बिजली बेचते कैसे हैं? 15-15 मिनट के टाइम स्लॉट पे बिकती है. हमारे जितने भी हैं, जैसे पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये 15 मिनट बिजली यहां पहुंचाया, एक टाइम स्लॉट आ गया. तो ऐसे 15 मिनट के अगले 24 घंटे के अंदर अंदर बहुत सारे स्लॉट्स बना दिए जाएंगे. आपको जो खरीदना है स्लॉट वो 15 मिनट का मिनिमम यूनिट है. कहने का मतलब ये हुआ. ठीक है. सो अगले दिन इस 15 मिनट की बिजली PSPCL यहां पहुंचाए. ये इस तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जब उसको बेचा या खरीदा जाएगा. ठीक है. इसी तरह से देयर इज अ टर्म हेड मार्केट. उसमें क्या होगा? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग अप टू 11 डेज. तो 11 दिन तक का इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि भाई 11 दिन ये वाली पर्टिकुलर कंपनी इसको बिजली प्रोवाइड करेगी. जैसे क्या होता है ना कि हिमाचल के अंदर जब समर होगी तो उस टाइम पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हिमाचल प्रोड्यूस कर रहा होगा वो पंजाब वहां से खरीद लेगा. हिमाचल स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड खरीद लेगा. क्यों? क्योंकि पंजाब में तब बिजली की खपत बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ एयर कंडीशनिंग. तो हिमाचल से खरीदना पड़ेगा, जम्मू से खरीदना पड़ेगा. उस टाइम पे इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी. फिर जब गर्मियां के बाद सर्दियां आ जाएंगी, विंटर होगा, तो फिर हिमाचल को ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पे जनरेशन कम हो जाती है. फिर पंजाब इनको बेचता है, जम्मू को बेचेगा. सो इस तरह से इनमें गिव एंड टेक चलता रहता है. अब इस गिव एंड टेक का पहले तरीका क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करके इसको चलाते थे. लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं. अब हमारे पास एनर्जी एक्सचेंज है और उसी के बेसिस पे ये सारा काम चल जाता है. ठीक है. सो इट इज बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. देन रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स. अब क्या है कि जितने कोई कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू अपनी एनर्जी जनरेशन या यूजेज करती है तो उसको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जो कि आगे ट्रेड कर सकती है. So under this mechanism, a generator can generate electricity through the renewable energy sources in any part of the country. For the electricity part, the generator receives a cost equivalent to that from any conventional source, while the environmental attribute is sold through exchange at market determined prices. The obligated entity for any part of the country can purchase the RECs to meet the RPO, that is Renewable Purchase Obligation compliance. हर इंडस्ट्री के लिए ये RPO सेट किया गया कि भाई लेट्स से तुम एक लेदर इंडस्ट्री हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो
तो उनकी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन सेट कर दी जाती हैं कि इतनी एनर्जी तुम्हें कम से कम रिन्यूएबल खर्च करनी पड़ेगी या यूज करनी पड़ेगी। तो ये अब क्या होता है कि कहीं पे अवेलेबल है, कहीं पे अवेलेबल नहीं है, तो इनको जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है वहां जाके ये रिन्यूएबल एनर्जी के सर्टिफिकेट्स खरीद के रखने पड़ते हैं और अपनी जब कंपाइलिंग करते हैं, ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स इनकी होती हैं अलग अलग इंडस्ट्री की, तो उस टाइम पे ये सर्टिफिकेट शो करने पड़ते हैं। So obligated entities may either purchase renewable energy or can purchase RECs to meet their RPO set under the RPO of their respective state governments. तो eventually क्या होता है कि या तो वो रिन्यूएबल एनर्जी खरीद लें या फिर वो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स खरीद लें। दोनों के केस में वो अपना ऑडिट रिपोर्ट में कंप्लायंस शो कर लेंगे। तो ये RECs वो सीधा सीधा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से जाके खरीद सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी खरीदना हो तो उसके लिए तो पहले रिन्यूएबल एनर्जी जिस स्टेट में जहां पे वो काम कर रहे हैं वहां पे अवेलेबल भी तो होनी चाहिए ना, फिर ही खरीद पाएंगे। अगर नहीं अवेलेबल तो फिर वो आरईसी खरीद लेंगे। तो ये एक तरीका उनके लिए बन गया। देन एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स और ई सर्ट्स, ये क्या होते हैं? सो दीज आर tradable certificates under perform, achieve and trade scheme of the Bureau of Energy Efficiency. It is a market-based mechanism to incentivize energy efficiency in large energy intensive industry. For example, जो इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम बनाती हैं, आयरन बनाती हैं, स्टील बनाती हैं, तो इन सारी इंडस्ट्रीज में हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इन सबको इस तरह के एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स मिलते हैं अगर ये एनर्जी सेव करती हैं तो। लेट्स से स्टील इतने टन बनाने में इतनी एनर्जी लगी, पहले से तय है। अगर वो रिन्यूएबल पार्ट यूज करें या कम एनर्जी से बनाए तो फिर उनको ये एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जो कि वो आगे बेच सकते हैं। किन इंडस्ट्रीज को बेचेंगे? जो इंडस्ट्री रिन्यूएबल पे स्विच नहीं कर पा रही या जो इंडस्ट्री कम बिजली पे वो नहीं बना पा रही, शायद वो ज्यादा बिजली खर्च कर रही। बात समझ आ रही? ओके, नेक्स्ट एक रिपोर्ट आई है रिसेंट, नाउ दिस इज अगेन फॉर प्रीलिम्स, renewable energy and land use in India by mid-century, that means 2050. So this report is released by Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Okay. प्रीलिम्स में पहले तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि कोई रिपोर्ट किसने बनाई। फिर दूसरा मेंस के अंदर ये होता है कि उस रिपोर्ट की यूटिलिटी क्या है। सो अब देखिए, its mission is to accelerate the transition to a diverse, sustainable, profitable energy economy. India will use significant stretches of land by 2050 to install renewable energy generation capacity. For example, हमें solar panel लगाने हैं तो जमीन तो चाहिए ना उसके लिए। So around 50,000 to 75,000 square kilometer of land will be used in 2050 for solar energy generation, and for additional 15,000 to 20,000 square kilometer for wind energy projects. तो इतना लैंड हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। अब लैंड अपने आप में बड़ा स्कार्स रिसोर्स है इंडिया के अंदर, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हाउसिंग के लिए भी चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए भी चाहिए, तो आर वी रेडी फॉर दिस इतना ज्यादा लैंड डाइवर्ट करने के लिए, जिस तरह की हमारी प्रोजेक्शंस हैं, जिस तरह के हमारे टारगेट्स हैं। So in India, electricity generation has to compete with alternative uses of land such as agriculture, urbanization, human habitation, nature conservation, and so on. Unlike in Europe and US, तो इन सब चीजों के लिए हमें लैंड चाहिए। यूरोप एंड यूएस में तो लैंड ज्यादा, लोग कम है, तो इतनी टेंशन है। तो इसमें सजेशंस क्या दी रिपोर्ट में? अब ये सजेशंस आपको मीन्स के लिए चाहिए। वन इज रिड्यूस एनवायरमेंटल डैमेज। पहली बात तो ये है कि जो साइज है उसको ऑप्टिमाइज किया जाए इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन, एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन, ताकि इन्वायरमेंट पे डैमेज सबसे कम हो। ये हमारी प्रायोरिटी है। अल्टीमेटली रिन्यूएबल पे भी तो हम इजीली स्विच कर रहे हैं ना, क्योंकि इन्वायरमेंट डैमेज ना हो। दूसरा है मिनिमाइजिंग लैंड यूज। सो एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न, हमें ऑफशोर विंड एनर्जी, रूफटॉप सोलर एंड सोलर ऑन वाटर बॉडीज, ये 3 सजेशंस हैं जिनके बेसिस पे लैंड यूजेज कम से कम यूज होगा। अब लेट्स से आप अगर घर की छत पे लगा रहे हैं या किसी रिवर के ऊपर अगर आप सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, तो फिर देयर इज अ कंसिडरेबल ऑप्शन कि आप एक्स्ट्रा लैंड
उसको डेडिकेट नहीं कर रहे जो एग्रीकल्चर या हाउसिंग के लिए हो सकती थी। ऑफशोर विंड एनर्जी का मतलब है समुद्र में जाके टर्बाइन लगा दिया तो कोई टेंशन नहीं, वो लैंड पहले भी वहां पे कौन सा यूज हो रहा था, तो नाउ इट इज गुड। तो इस तरह की मिनिमाइजेशन पॉलिसीज यूज करनी चाहिए। तीसरा, लैंड असेसमेंट। सो बहुत सारा ऐसा लैंड हमारे पास है जहां पे पोटेंशियल है कि कोई सोलर पावर प्लांट या रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है, तो वहां पे ऐसा किया जाना चाहिए। और जो हाई डेंसिटी हैबिटेट्स है वहां पे ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं लगाने चाहिए। हाई डेंसिटी हैबिटेट मतलब पहले ही जनसंख्या ज्यादा है वो। देन इंसेंटिवाइजिंग एग्रीवोल्टिक्स। एग्रीवोल्टिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि किसानों को प्रोत्साहित किया जाए कि वहां पे वो सोलर एनर्जी जैसे प्रोजेक्ट्स अपने फार्म पे लगाए। So agriculture use of land should be combined with production of electrical energy by photovoltaics, photovoltaic cell or solar cell. Okay, तो ये 4 suggestions report के through आई हैं. These can be used in mains answer writing. Now, focus on green energy for boosting economic growth. अब कोविड-19 के चलते इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत डिस्ट्रॉय हुआ। अब जब हम जंप कर रहे हैं तो कोविड-19 के चलते एक चीज और लोगों ने देखा कि अगर ट्रांसपोर्टेशन कट कर दी जाए, लॉकडाउन की वजह से कट हो गई थी, इंडस्ट्री शट डाउन कर दी जाए कुछ देर के लिए, तो एनवायरनमेंट कितना क्लीन हो गया था। कुछ लोग तो ऐसे देख रहे थे कि जलंधर से पहाड़ नजर आ रहे हैं, यू नो, हिमालयाज वर विजिबल। So now this kind of things certainly motivated people to have much more green energy kind of a consciousness, and that consciousness is leading to these kind of solutions or these kind of focus areas. Let's see. One is crop residue and electricity generation. So अब आप देखेंगे स्टबल बर्निंग के इंसिडेंसेस पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सब जगह आजकल चल रहे हैं। नवंबर दिसंबर में दिवाली के बाद शुरू हो जाता है। उससे दिल्ली में न्यूज में आना शुरू हो जाएगा कि भाई दिखना बंद हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, अस्थमा के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पे ऑर्डर देगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे क्रॉप रेजिड्यू से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इस स्टबल को बर्न करने के बजाय वी शुड बी एबल टू यूज दैट एज अ बायोफ्यूल। सेकंड इज बूस्ट इन्वेस्टमेंट। सो क्रॉप वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ब्रिकेट्स and then they can be used in energy, they can be used in paper, they can be used in textile manufacturing, many areas. So all this needs to be worked upon, but this requires basic investment. Then electric vehicles, so they are good, so there should be a focus there. India में FAME policy already चल रहा, हमने ऊपर देखा। they are considerably cheaper। अगर हम पूरा लाइफ साइकिल लेके चले 10-15 साल का, तो जो पर किलोमीटर कॉस्ट है वो कम आएगी, ऐसा मानना है। बट इंडिया में ट्रबल क्या है, एक तो बैटरी अभी कॉस्टली है, टेक्नोलॉजी हमारी ज्यादा बनी नहीं, तो इंपोर्ट डिपेंडेंस है। तो बैटरी टेक्नोलॉजी एंड रॉ मटेरियल, ये दोनों ही हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। ठीक है। देन देयर इज अ लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द डिमांड येट इज नॉट दैट हाई। व्हाई? बिकॉज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो महंगे हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल इंटरनल कंबस्शन इंजन्स। देन रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सो इंडिया में बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, और हमने पेरिस के अंदर जो क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन हुआ, तो उसके अंदर कमिटमेंट किया कि 450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हम जनरेट करेंगे बाय 2030। बहुत मेजर टारगेट है लेकिन अचीवेबल है। So an easy way of achieving progress is to have national policy guidance for the states to get electricity distribution companies to announce a remunerative price at which they would buy solar power in the kilometer range from rural areas. तो कोई नेशनल पॉलिसी आनी जरूरी है जिसके बेसिस पे PSPCL जैसी या जो बाकी स्टेट पावर कंपनीज हैं वो इधर उधर से जो रूरल एरियाज में इधर उधर बिजली बनाई जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू सोलर रूफटॉप एंड व्हाट नॉट, तो इसको खरीदने के मापदंड तय हो गए। दूसरा, solar power generated in a village would make it much easier to provide electricity in the day to farmer for irrigation। तो अपने आप में रिन्यूएबल एनर्जी वहीं की वहीं यूज हो जाएगी। हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम जो है वो इसी के लिए है। देन दिस वुड ऑल्सो फैसिलिटेट मोर एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, क्योंकि जो वाटर पंप्स हैं वो भी आजकल हम सोलर पावर्ड बना रहे हैं।
Such program would generate widely dispersed private investment and increased incomes. So जितना ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उससे लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी, एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेज भी बढ़ेगा एंड कॉस्ट कटिंग भी डेफिनेटली होगा. Then income generation at village level. So now that all households are getting LPG stoves and cylinders, इसके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना काम कर रही है and have already got electricity connections. So that is also now done. Cow dung is no longer required for cooking. It can be converted in small village plants to gas, which can be used as a fuel for cooking and transport or to generate electricity. तो काउडंग की जनरेशन तो है लाइफ स्टॉक के अंदर, तो उसकी यूटिलाइजेशन के लिए एक सजेशन है. देन लाइफ स्टॉक वेल्थ. सो इंडिया हैज द लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. हमारा लाइफ स्टॉक सेंसस जो है 2019 का, वो ये बात कहता है. एंड द गोल शुड बी टू कन्वर्ट ऑल काउडंग इनटू यूजफुल कमर्शियल एनर्जी. दिस वुड बी अ फिट केस फॉर क्रॉस सब्सिडी. ओके, देन यहाँ पे क्वेश्चन है that you can attempt for means answer writing. So India needs an economic stimulus that can also aid green energy transition. In the light of the statement, discuss the greener ways to boost economic growth. तो इस क्वेश्चन का आंसर एसेंशियली यही है जो मैंने ऊपर दिया है. अब इसको आप 150 या 250 वर्ड्स में आपको अगर लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, तो ये आपका कंसर्न है. तो 250 वर्ड्स का आप टारगेट लेके चलिए और इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश कीजिए. Second homework for you today. Next, emerging markets are key to global energy transition. अब आज की डेट में ये एक डिबेट है. एक तो है डेवलप्ड कंट्रीज, जिन्होंने जितनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी थी कर ली. अब उनकी आजकल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो 1 से 3% के आसपास ही होती. दूसरी है डेवलपिंग कंट्रीज, जिनकी अभी आशाएं पूरी नहीं हुई, उनको बहुत डेवलप करना है इंडिया जैसी कंट्रीज को, और इनकी जो ग्रोथ रिक्वायरमेंट है वो 7 से 13% के आसपास है. जितनी ज्यादा ग्रोथ करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी भी चाहिए. हमने देखा ह्यूमन एवोल्यूशन पूरे का पूरा एनर्जी पे टिका है. तो इसको जितना हम ग्रीन एनर्जी यूज करेंगे उतना अच्छा है. नहीं तो पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग तो चल ही रहा है, क्लाइमेट चैलेंज है. तो इस वजह से इमर्जिंग मार्केट्स या डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए ये ज्यादा एस्पेक्ट है कि एनर्जी ट्रांजिशन वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. डेवलप्ड कंट्रीज में तो ऑलरेडी करके बैठे. सो देखिए, they today account for 88% of all expected growth in electricity demand from 2019 to 2040. तो अगले आने वाले 20 साल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की ग्रोथ होगी, ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रोथ में 88% हिस्सा सिर्फ डेवलपिंग इकोनॉमीज या इमर्जिंग मार्केट्स का है, जैसे इंडिया एंड चाइना. Overall, 82% of current emerging market electricity demand and 86% of the expected growth demand comes from these countries that import coal and gas, and they have powerful incentives to switch to solar and wind. Moreover, ट्रबल क्या है, क्यों ऐसा होना चाहिए? इंडिया और चाइना के दो मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं या इमर्जिंग मार्केट्स हैं आज की डेट में. ये ज्यादातर कोल और गैस या इवन क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं. तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच करेंगे, सोलर पे स्विच करेंगे, तो फिर इनकी इंपोर्ट कॉस्ट भी कम होगी, उसमें भी इनका फायदा है. With the right policies in place, technology and cost barriers to change can be crossed. तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी सही हो, इंटरनेशनल पॉलिसी सपोर्टिव हो, तो ये किया जा सकता है. The transition is different in emerging markets because they have electricity demand growth from a lower base as well as the need to provide access to hundreds of millions of people. In developed markets, the demand for fossil fuel for electricity generation has fallen by 20% since it peaked in 2007. वहां पे तो ऑलरेडी ये नीचे आना शुरू हो गया है. डेवलपिंग इकोनॉमीज में इसको लाने की जरूरत है. अभी अगर आगे आने वाले टाइम के अंदर एनर्जी डिमांड देखी जाए तो किस तरह से है, सो दिस इज द एनर्जी मैप ऑफ द वर्ल्ड. तो सबसे ज्यादा एनर्जी की डिमांड चाइना के अंदर है, नंबर 1. दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो यूएस टॉप पे खड़ा है. तीसरे नंबर पे यूरोप है कंजम्पशन के टाइम पे. चौथे नंबर पे इंडिया है. जब हम यूरोप की बात करते हैं तो यहाँ पे 27 कंट्रीज, ठीक है. तो यहाँ पे अगर
इन 27 कंट्रीज को इकट्ठे ना लिया जाए तो इंडिया तीसरे नंबर पे आ जाएगा। सो ये आगे आने वाले समय के अंदर 2012 से 2035 का ये सिनेरियो है जिसके अंदर एनर्जी डिमांड की डिस्कशन की जा रही है। तो ऐसे में एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीनर ट्रांजिशन सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट भी चाइना और इंडिया में है। यूएस के अंदर ऑलरेडी काफी ग्रीन ट्रांजिशन हो चुकी है। अब इनकी अगर ग्रुपिंग करके देखते हैं तो क्या समझ आता है? सो चाइना, विच इज नियरली half the electricity demand of the world and 39% of the expected growth. Other importers of coal and gas such as India and Vietnam, which are a third of the demand and nearly half the growth. Coal and gas exporters such as Russia and Indonesia, which are 16% of the demand but only 10% of the growth. तो हमने दो एस्पेक्ट्स को अगर ध्यान में रखेंगे, एक है अभी कितना डिमांड है, एक है फ्यूचर में कितना डिमांड होगा, जो कि पता चलता है ग्रोथ से। ये दो सिनेरियो ले गए। इनमें नंबर 1 चाइना है, नंबर 2 इंडिया और वियतनाम है, नंबर 3 पे रशिया और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज हैं। सो फ्रेजाइल स्टेट्स सच एज नाइजीरिया और इराक, विच आर 3% ऑफ डिमांड एंड अराउंड द सेम परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो सबसे ज्यादा फोकस भी इसलिए ग्रीनर ट्रांजिशन में कहाँ आना चाहिए? चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज में। तो ये मेंस में काम आएगा सब्सटैंशिएट करने के लिए कि क्यों इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज को रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, नाउ इसमें इंडिया ने काफी अच्छा काम किया भी है। क्या है देखिए, इंडिया which accounts for 9% of the emerging market electricity demands and 20% of the expected demand growth, illustrates the speed and scale of change for the from less than 20 gigawatt in 2010, we are at 96 gigawatt solar, wind, biomass and small hydro in May 2021. तो अगर हम 10-11 साल का अपना रिकॉर्ड देखें तो करीब 5.5 गुना हमारी ट्रांजिशन अच्छी आई है। जैसे आपने पीछे देखा 2021 के हिसाब से अगर देखेंगे तो गुड ग्रोथ। नाउ इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो पावर, renewables now provide 142 gigawatt or 37% of the country's power capacity, and it has a target to go 450 gigawatt in the next 10 years. तो अगले 10 साल में हम और बढ़ावा देने की चांस में। Demand for fossil fuel generation reached a plateau in 2018 and fell in 2019 and 2020. अब हम फॉसिल फ्यूल्स की हमारी जो डिपेंडेंस है वो पीक कर चुकी है, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा नीचे आना शुरू हो गए। तो जो 2007 में यूएस में हुआ था, हमारे यहाँ 2018 में हो चुका है। अब 2007 से 20 के अंदर 20% रिडक्शन यूएस ने किया, हम 2018 से 2028 में कर लेंगे या 38 में कर लेंगे। So over a period of time, we will also reduce our dependence. So while fossil fuel demand might again increase in near term to meet latent electricity demands, India has demonstrated how a double leapfrog connecting nearly all households to electricity and its renewable energy rollout can be driven with policy priorities and market design. कहने का मतलब क्या है? अगर गवर्नमेंट चाहे और अगर मार्केट को इस तरह से डिजाइन किया जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिशन भी संभव है और फॉसिल फ्यूल कट डाउन करना भी संभव है। रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रांजिशन कैसे संभव है? जैसे आपने अभी देखा कि ऑब्लिगेशंस क्रिएट की गई फॉर दी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो कि ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं कि भाई आपके पास इतना रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है या आप फिर रिन्यूएबल सर्टिफिकेट्स खरीदिए। इस तरह के पॉलिसी सिस्टम्स बनाने से आप अपने आप रिन्यूएबल एनर्जी को धीरे धीरे पुश करना शुरू कर देते हैं। जैसे रूफटॉप सोलर है, तो चंडीगढ़ में उसको कंपलसरी कर दिया गया कि भाई अगर आपकी इतनी बड़ा घर है तो फिर उसके ऊपर इतना रूफटॉप सोलर आपको लगाना ही पड़ेगा। तो इससे धीरे 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 रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पुश होता चला जाता है। फिर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है किसानों को, एज इट इज जो सोलर पंप्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इन सब के थ्रू भी हमारा जो एक रिन्यूएबल का सेगमेंट है वो पुश मिलता है। ऑल दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉलिसी प्रायोरिटीज एंड मार्केट डिजाइन। देन व्हाट आर द इनिशिएटिव्स, जैसे आपने पहले पढ़े तो ये थोड़ा सा उसकी जो है एक्स्ट्रा एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, तो यू कैन स्टडी दैट। सो दैट्स दैट फॉर टुडे। हमने पॉलिसी लेवल पे समझ लिया कि रिन्यूएबल एनर्जी और जनरल इंडिया का सिनेरियो कैसा है, दैट इज वन पार्ट। सेकंड, हमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिली कि एनर्जी में इंडिया के सोर्सेस कौन कौन से हैं। अब इसका जो साइंटिफिक पार्ट है
कि एनर्जी में वो जो हम बेसिक फिजिक्स में हमें चाहिए या बेसिक केमिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए, उसको हम कल डेवलप करेंगे। ठीक है? यहाँ तक अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ पूछिए।